हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका स्टडी एलवीआर कनौल में। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन को और आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। ये एक थ्योरी है जिसमें जो कि दी गई है एल्फ्रेड वेगनर द्वारा। ये बताती है हमें कि जो कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट पार्ट में जो आज हमें देखने को मिलता है वो कैसे हुआ है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी थ्योरी हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो एल्फ्रेड वेगनर द्वारा लिखी गई है। एल्फ्रेड वेगनर द्वारा एक किताब लिखी गई है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इन 1912। 1912 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो हमारी जो पृथ्वी थी, हमारी जो अर्थ है, वहाँ पे एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, जो कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर जितने भी मैंने करवाए हैं उसमें से किसी एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, जब हम टाइम स्केल के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, जिसको कि नाम दिया गया था पेंजिया का। ठीक है, जिसको कि नाम दिया गया था पेंजिया का, और ये कहाँ पे था? नियर डरबन मतलब कि आज के समय में डरबन जहाँ पे है वहाँ पे पेंजिया एग्जिस्ट करता था। उस समय जो सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, वो नियर डरबन के अराउंड, मतलब कि उसके जहाँ पे अभी डरबन है वहाँ पे हमारा वो सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था उस एरिया में, मतलब। ठीक है, डरबन कहाँ पे है हमारा? डरबन है हमारा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और जो पेंजिया था वो सराउंडेड था बाय पैंथालासा। पैंथालासा का मतलब होता है लार्ज वाटर बॉडी। ठीक है, पानी से घिरा हुआ जो एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको कि हम क्या कहते थे? पानी को बहुत बड़ी बॉडी हो जिसकी पानी की, उसको हम क्या कहते हैं? पैंथालासा, ये कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सियाल है वो फ्लोट कर रही है इसके ऊपर, सियाल फ्लोट कर रही है सीमा के ऊपर। एल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा कि सियाल जो है वो फ्लोट कर रही है सीमा के ऊपर। सियाल क्या होता है? सियाल मतलब कि सिलिकेट प्लस एल्यूमिनियम, एंड सीमा मतलब कि सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम। सिलिकेट जो होता है वो लाइटर होता है थोड़ा, और जो एल्यूमिनियम प्लस सिलिकेट जो होता है वो थोड़ा लाइटर होता है, और जो सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम होता है ये थोड़ा हैवियर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बताई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे पेंजिया ड्रिफ्ट हुई, पेंजिया का जो पार्ट था वो डिवाइड हुआ, तो उससे दो पार्ट बने। नॉर्थन पार्ट जो था उसको हम लॉरेशिया कहते हैं, और जो सदर्न पार्ट था उसको हमने क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड किसको कहते हैं? जहां से हमारा इंडिया जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, उस जो दो पार्ट बने थे, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड से हमारा जो इंडिया है वो भी फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि जो पेंजिया है वो डिवाइड हो गया किसमें? मेंडरिंग वाटर बॉडी, मतलब कि एक टेथिस सी उनके बीच में आ गया, टेथिस सी। ठीक है, टेथिस सी की वजह से क्या हुआ? जब पेंजिया डिवाइड हुआ तो उसके बीच में एक टेथिस सी आ गया, जो नॉर्दर्न पार्ट को सदर्न पार्ट से अलग करता है। जो लोरेशिया है उसको गोंडवाना पार्ट से अलग करता है, और उसके बीच में क्या है? हमारा टेथिस सी है। ठीक है, ये रहा आज के अगर टाइम में प्रेजेंट डे में हम बात करें तो ये रहा हमारा डरबन। कहाँ पे डरबन? ये रहा डरबन। ठीक है, ये रहा डरबन, ये डरबन रहा। ठीक है, और इसकी जो ओरिजिनल जो लोकेशन है ये रहा साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे है नीचे, ये सबसे नीचे डरबन, और ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन डरबन। तो इस समय ये जो डरबन है, अभी हमें जो डरबन दिख रहा है, तो ये इस समय जो पूरा कॉन्टिनेंट था हमारा सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, ये पूरा इस समय यहाँ पे था। जो मतलब कि जो पेंजिया हमारा लगभग आज से कितना साल पहले? 250 मिलियन ईयर्स बिफोर। ठीक है, 250 मिलियन ईयर्स बिफोर हमारा जो पेंजिया था वो यहाँ पे था, इस जगह पे, डरबन पे। ठीक है, ये रहा डरबन हमारा।
ये रहा। उन्होंने जो एल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की 5 स्टेजेस दी थी, ठीक है, कि 5 स्टेजेस हुई हैं जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो ड्रिफ्ट हुए हैं। सबसे पहली थी उनकी जो पेंजिया, जिन्होंने उन्होंने क्या नाम दिया था, अपने सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया था, एक पेंजिया का नाम दिया था। ये लगभग 250 मिलियन ईयर्स बिफोर है, मतलब इसको 250 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। और इसको हम पेंजिया के अलावा हम इसको परमियन भी कहते थे। पेंजिया मतलब ये परमियन का मतलब है कि कार्बन फ्योरिस, ठीक है, कार्बोनोफ्योरिस के समय यहाँ पे जो था ये पेंजिया बना हुआ था, ठीक है, कार्बोनोफ्यूरियस के समय। और उसके बाद ट्रायसिक पीरियड आया था, ट्रायसिक पीरियड, जिसमें कि हमारा जो पार्ट है वो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ था, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। और बीच में क्या आ गया था हमारे यहाँ पे, ये टेथिस सी फॉर्म्ड हुआ था बीच में, ठीक है। ये जो एशिया है हमारा, ये एशिया, और ये नॉर्दर्न पार्ट हुआ अलग, नॉर्दर्न पार्ट हुआ अलग, ठीक है, और ये सदर्न पार्ट हुआ अलग। तो ये बीच में क्या आ गया, टेथिस सी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जुरासिक पीरियड में हमारा जो ये नॉर्दर्न जो वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है ये पार्ट शिफ्ट होने लगे, जिसकी वजह से क्या बना हमारा, अटलांटिक, ठीक है। और उसके बाद ये क्रिटेशियस पीरियड में हमारा जो था ये शिफ्ट हो गया था, और ये जो अटलांटिक सी था ये फॉर्म्ड हो चुका था तब तक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ये शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अटलांटिक हमारा सी है ये फॉर्म्ड हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्म्ड हो चुका है। और ये आज का प्रेजेंट डे है, ठीक है। ये बताइए इन्होंने, ये जो मैंने पीछे आपको जो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया है वही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है कि जो पहली स्टेज थी वो पेंजिया वाली स्टेज थी, पेंजिया, ठीक है। और पेंजिया में क्या हुआ था इनका, पेंजिया में इन्होंने क्या किया था, ड्यूरिंग कार्बोनोफ्यूरियस पीरियड, कार्बोनोफ्यूरियस पीरियड मतलब कि पर्मियन पीरियड जो था उनका, वो था अपना पेंजिया वाला सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फ्लाइट ऑफ कॉन्टिनेंट, फ्लाइट ऑफ कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट बिगेन टू ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट जो थे वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले क्या हुआ, टेथिस सी फॉर्म्ड हुआ हमारा, टेथिस सी। टेथिस सी में क्या हुआ कि जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट था लोरेशिया, ये लोरेशिया होगा, ठीक है, LASIA, ठीक है। तो ये कहाँ से हुआ, जो नॉर्दर्न पार्ट था और जो सदर्न पार्ट था वो डिवाइड होने लगे, डिवीजन होने लगा उनका, और वहां से क्या बना, लोरेशिया और गोंडवाना जो था वो बना। और उसके बीच में क्या बन गया, फिर हमारा टेथिस सी आ गया, उसके बीच में टेथिस सी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुआ, वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट होने लगी, मतलब कि जो नॉर्थ एंड जो साउथ अमेरिका था वो ड्रिफ्ट होने लगे वेस्टवर्ड की तरफ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, मतलब कि ये आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एक मिनट, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये है हमारा साउथ अमेरिका। तो ये क्या होने लगे, ड्रिफ्ट होने लगे वेस्टवर्ड की तरफ, यहाँ से ये देखो, और यहाँ पे ये वेस्टवर्ड की तरफ बन गए। और यहाँ पे इन्होंने क्या फॉर्म किया, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन इन्होंने फॉर्म किया। और उसके बाद क्या हुआ, ऑर्जिनेटिक स्टेज, मतलब कि जिससे क्या हुआ, रॉकीज एंड एंडीज फॉर्म्ड हुए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो सियाल और सीमा है जो बने हुए हैं, ये सियाल और सीमा, उसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ, फ्रिक्शन, ठीक है, सियाल और सीमा के बीच में, और उसकी वजह से हमारे जो है वो रॉकीज और एंडीज माउंटेन फॉर्म्ड हुए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो नॉर्दर्न शिफ्ट है, ठीक है, उसको जो फोर्स लगती है, मतलब वो फोर्स लगती है बॉयंसी फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल की फोर्स जो लगती है, ठीक है। और इसके अलावा जो वेस्टवर्ड के लिए जो फोर्स लगती है, वो वेस्टवर्ड जो शिफ्ट हुआ वो किस वजह से शिफ्ट हुआ, टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से,
ठीक है, टाइडल फोर्स की वजह से। जैसे कि नॉर्दर्न जो शिफ्ट हुआ उसमें इन्होंने कहा कि एक फोर्स लगी, बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी का मतलब होता है कि उछलना, ठीक है, उछाल। बॉयंसी फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगती है और ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल मतलब कि जो ग्रेविटेशनल पुल किसका, ग्रेविटेशनल पुल हमारी धरती का, क्योंकि हमारी धरती में ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। वो अब कोई भी चीज अगर हम उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे आती है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। तो नॉर्दर्न और जो सदर्न शिफ्ट हुआ हमारा, नॉर्दर्न और सदर्न जो शिफ्ट हुआ, ये हुआ जो नीचे से यहां से बॉयंसी फोर्स लग रही थी ऊपर को, ठीक है, और यहां से ये जो है ये फोर्स लग रही थी ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से नॉर्दर्न और सदर्न हमारा क्या हुआ, फॉर्म हुआ, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट। और दूसरा है कि वेस्टवर्ड शिफ्ट। वेस्टवर्ड शिफ्ट किस वजह से, टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, क्योंकि जो हमारा सन है और मून है ये दोनों अपने इनकी फोर्सेस हैं, ठीक है, टाइडल फोर्सेस हैं ये, मतलब एक दूसरे को खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जो सन है वो कोशिश करता है कि किसी भी प्लेनेट को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि सन में जो होती है वो फोर्स होती है, सबसे ज्यादा फोर्स होती है, और मून में भी फोर्स होती है। तो जैसे हमारी जो धरती है अगर बीच में आ जाती है सन और मून के बीच में, तो सन होगा वो धरती को खींचेगा और मून होगा वो भी धरती को खींचेगा, क्योंकि बीच में है वो, ठीक है, फोर्स लग रही है दोनों की तरफ से। तो इससे क्या हुआ, हमारा वेस्टवर्ड शिफ्ट हुआ। यह कहना है हमारे एल्फ्रेड वेगनर का, ठीक है, कि जो टाइडल फोर्सेस हैं ये हमारे जो अपना वेस्टवर्ड शिफ्ट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा इनका योगदान रहा है, जो टाइडल फोर्सेस हैं, ठीक है। और इसके इन्होंने क्या एविडेंस दिए हैं, एविडेंस इन्होंने दिया है सबसे पहला बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल एविडेंस में क्या कहा इन्होंने कि जो द लेमिंग्स बर्ड्स हैव द टेंडेंसी टू माइग्रेट वेस्टवर्ड for the search of land, but these creatures have no idea that the land has shifted westward and sea awaits for their mass suicide। मतलब कि एक लेमिंग्स वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो माइग्रेट करें हमेशा वेस्टवर्ड की तरफ। जब पेंजिया था तब तो पूरे मतलब कॉन्टिनेंट एक जो पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है। तो अगर लेमिंग्स होंगे कहीं पे भी तो वेस्टवर्ड की तरफ घूमेंगे तो उनको कॉन्टिनेंट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही जो वेस्टवर्ड था वो शिफ्ट होने लगा तो लेमिंग की जो टेंडेंसी है वो तो बदलेगी नहीं। तो लेमिंग्स ने क्या किया कि वो वेस्टवर्ड की तरफ मूव करने लगे, लेकिन उनको ये नहीं था पता कि वेस्टवर्ड जो है वो अब सी में बदल गया है और वहां पे लैंड नहीं है। तो वहां पे उनका क्या हो गया, फिर मास सुसाइड हो गया। ये कहना है एल्फ्रेड वेगनर का, ठीक है। और ये मास सुसाइड का जो अभी के लिए अगर हम देखें, अगर हम अभी चेक करें तो मास सुसाइड का ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुआ था लेमिंग्स के द्वारा। जहां तक मैंने जो पढ़ा है अभी तक उसमें बताया था। तो ये जो उन्होंने अपनी तरफ से एक एविडेंस दिया था, ठीक है, बायोलॉजिकल एविडेंस दिया था कि जो लेमिंग्स हैं उनकी टेंडेंसी थी वेस्टवर्ड को घूमने के लिए, ठीक है, कि मतलब वो वेस्टवर्ड की तरफ ही माइग्रेट करेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो वेस्टवर्ड का जो लैंड है वो अब शिफ्ट हो गया है, किस में हो गया है, वो सी में बदल गया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका मास सुसाइड हुआ। दूसरा है जिक्सॉ फिट। जिक्सॉ फिट मतलब कॉन्टिनेंट फिट टुगेदर लाइक पजल पीसेस। अगर आप कॉन्टिनेंट को देखोगे तो आपको लगेगा कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो मिलते हैं, ठीक है, मतलब कि क्या करते हैं वो, ये देखो यहाँ पे ये जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं अगर आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक दूसरे कॉन्टिनेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट अगर हम यहाँ पे ये देखो, ये है एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगर एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से मिला दें तो आपको लगेगा कि ये पूरा फिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका वाला जो हमारा कॉन्टिनेंट है, अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमें देखने को इसमें मिल रही है, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा इसमें कि जो जिक्सा फिट वाला जो हमारा इन्होंने दूसरा एविडेंस दिया है, इसकी वजह से भी इनके लिए ये एक प्रूफ बन गया कि जो ये मेरी कॉन्टिनेंटल वाली जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली जो थ्योरी है ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे
ये है हमारा साउथ अमेरिका और ये है अफ्रीका, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप इसको मिक्स करोगे तो ये मर्ज करोगे तो यहाँ पे ये पूरा सेम सेम वैसे ही बन रहा है कि जैसे कि ये एक कॉन्टिनेंट था पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा बन रहा है। तो ये इनका ये एक एविडेंस था। तीसरा है फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस मतलब कि कुछ जैसे जो हमारे खनिज होते हैं, ठीक है, उनके एविडेंस मिले हैं हमें, मतलब कि सेम फॉसिल डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, कि मतलब आपका जो कॉन्टिनेंट है वो कोई और है और फॉसिल्स हमें सेम मिले हैं। तो ये चीज़ भी हमें बताती है कि जो हमारा पहले एक कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था, और वहीं से उसके बाद जब वो वेस्ट वर्ल्ड की तरफ जो कॉन्टिनेंट थे वो ड्रिफ्ट हुए, फिर जो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट ड्रिफ्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, तो उस वजह से क्या था, पहले जो हमारे जो फॉसिल्स थे वो सारे इकट्ठे थे, लेकिन इस ड्रिफ्ट की वजह से, इस शिफ्ट की वजह से जो फॉसिल्स थे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट पर पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजिकल एविडेंस। जियोलॉजिकल एविडेंस में हमारे आ जाते हैं सेम रॉक, डिफरेंट रेंज एग्जिस्टिंग माउंटेन रेंजेस सेपरेटेड बाय वास्ट ओशन कंटेन रॉक ऑफ आइडेंटिकल मिनरल कंटेंट, ठीक है। मतलब कि जो हमारे माउंटेन हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, वो हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट में मिली हैं, जबकि जो माउंटेन है उनका जो पत्थर है वो सेम है, ठीक है, सेम रॉक है उनका माउंटेन का, लेकिन जो उसकी रेंज है वो हमें अलग अलग जगह मिली है। इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, एप्लेशियंस माउंटेन एंड ईस्टर्न में हमारा, अगर हम देखें यूएस में और अपना ब्रिटिश में, तो अपना कोलेडोनियन माउंटेन, ठीक है, कोलेडोनियन माउंटेन। अगर यूएस की हम बात करें तो वहां पे हमें एप्लेशियंस माउंटेन देखने को मिलते हैं, और ब्रिटिश आइल्स की बात हम करें तो वहां पे हमें कोलेडोनियन माउंटेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोलेडोनियन माउंटेन आपके कहाँ गए, एक मिनट, यहाँ ये है, ठीक है, ये है, ये रहे हमारे एप्लेशियंस माउंटेन, ठीक है, यहाँ पे ये रहे, इस जगह पे हमें सारे एप्लेशियंस माउंटेन देखने को मिलते हैं, और अफ्रीका में भी हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, एप्लेशियंस माउंटेन। और यहाँ पे हमारे ब्रिटिश आइल्स पे कौन से आ गए हमारे, ये सारे कोलेडोनियन माउंटेन। मतलब कि क्या है, इनका जो रॉक है वो सेम है, लेकिन माउंटेन अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, माउंटेन जो है वो हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट में है। ये नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियंस माउंटेन, और जो कोलेडोनियन माउंटेन्स हैं वो हमें ब्रिटिश आइल्स में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लेशियल स्कार्स, सेम स्कार्स डिफरेंट कॉन्टिनेंट। जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो रॉक्स हैं, हमारे माउंटेन्स हैं, वो सेम माउंटेन मिले हैं, सेम रॉक मिला है हमें, लेकिन कॉन्टिनेंट उसके डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन इसके अलावा दूसरा क्या है, जो ग्लेशियल स्कार्स होते हैं। स्कार्स क्या होते हैं, ये कुछ निशान होते हैं। जब ग्लेशियर पिघलता है उसके बाद वो ग्लेशियर क्या कहता है, अपने निशान छोड़ता है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने कहा है कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया, जो कि आज के डरबन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और आज का जो डरबन है वो पहले साउथ में था, और साउथ में अंटार्कटिका के साथ हमारा ये मिक्स था। फिर आज ये सारे कॉन्टिनेंट क्या हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो हमारा जैसे अफ्रीका के ऊपर तीनों इमेजिनरी लाइन लाई करती हैं, जैसे कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों लाइन जाती हैं, गुजरती हैं वहां से, ठीक है। तो अफ्रीका में इस समय तो काफी गर्मियां हैं, अगर हम देखें तो वहां पे तो कभी ग्लेशियर हो ही नहीं सकते। तो लेकिन जब ये कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे साउथ में, ठीक है, तो वहां पे क्या था कि ये काफी वहां पे बर्फ थी, ठीक है। साउथ में, साउथ के पार्ट में देखे तो ये साउथ अमेरिका का पार्ट, यहाँ पे ये आधा ग्लेशियर से बना हुआ है। फिर मतलब कि यहाँ के जो स्कार्स हैं वो हमें ग्लेशियर वाले देखने को मिलते हैं। इस साउथ वाले अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे हमें ग्लेशियर के स्कार्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में हमें नीचे वाले पार्ट में, जो साउथ वाला पार्ट है हमारा, वहाँ पे हमें स्कार्स देखने को मिलते हैं। जबकि इंडिया जो है वो आज मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग है। साउथ में तो हमें स्कार्स, वहाँ पे तो बर्फ होती नहीं है, लेकिन अभी भी हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्कार्स देखने को मिलते हैं। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी हमें इसके वेस्ट में हमें
क्या मिलते हैं, स्कार्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद है हमारा पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। पैलियो का मतलब होता है कि जब भी पैलियो शब्द आपके डिक्शनरी में आए, आपने कहीं से देखा है, तो पैलियो का मतलब होता है कि पास्ट का जो क्लाइमेट था उसके एविडेंस मिले हैं। ठीक है, कोल्ड डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन टेम्परेट एंड पोलर रीजन, मतलब कि जो कोल्ड डिपॉजिट है वो हमें कहाँ पे मिला है, टेम्परेट और पोलर रीजन में। आज के टेम्परेट और पोलर रीजन की बात कर रहे हैं ये, जैसे कि हमारे अंटार्कटिका, ठीक है, अलास्का वगैरह जो पार्ट है, चाइना, ठीक है, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, वहां पे हमें ये चीज देखने को मिली है, कोल हमें देखने को मिला है। जबकि कोल जो होगा वो तो काफी मतलब ट्रॉपिकल एरिया में होगा, वो पोलर रीजन और टेम्परेट रीजन में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये श्योर है कि ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और जो आज का जो डरबन है वहां पे ये पहले कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, और जो उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट है, आज के समय बर्फ है, लेकिन उस समय क्या था, वहां से क्या करती थी, इक्वेटर लाई करती थी वहां से। ठीक है, और ट्रॉपिकल एरिया था उस समय वहां पे, तो इस करके वहां पे हमें कोल डिपॉजिट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने अपने प्रूफ में बताई है एल्फ्रेड वेगनर ने हमें। ठीक है, आज के समय में अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल रीजन में हमें कोल फॉर्म्ड होता है, जबकि ना कि पोलर रीजन में और टेम्परेट रीजन में। ठीक है, और अब इसके हम अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे पहला है कि फोर्सेस नॉट सफिशिएंट टू ड्रिफ्ट द कॉन्टिनेंट, कि जो फोर्सेस हैं वो, जैसे कि उन्होंने बताया कि वेस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, फोर्स जो है वो टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल और वोयंसी, ठीक है, वोयंसी जो फोर्स बताई है उन्होंने, उसकी वजह से हमारा जो नॉर्थन पार्ट, सदर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट बना है, तो वो बने हैं। ठीक है, तो इसके लूप होल क्या है कि फोर्सेस जो होती हैं, कहा गया है कि फोर्सेस जो हैं इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो किसी कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कर सके, इतने बड़े कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कर सके। अगर ऐसा होता तो आज भी हमारा कॉन्टिनेंट क्या हो रहा होता, ड्रिफ्ट हो रहा होता, मतलब वो कहीं नीचे जा रहा होता या फिर दूर जा रहा होता। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने जो इसका लूप होल निकाला है कि फोर्सेस इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट को ये ड्रिफ्ट कर सके। और दूसरा इन्होंने ये बताया कि वाई ओनली नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट, तो इन्होंने ये बताया कि नॉर्थवर्ड और वेस्टवर्ड ही ड्रिफ्ट क्यों किया सिर्फ। ठीक है, जो हमारा साउथ और ईस्ट था वो क्यों नहीं किया, मतलब कि जो बाकी जो पार्ट था, ठीक है, नॉर्थवर्ड साउथ वाला हमारा, फिर उसके बाद जो ईस्ट वाला पार्ट था वो क्यों नहीं ड्रिफ्ट किया। तो ये चीज भी इन्होंने अपने इस लूप होल में बताई है, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। ठीक है, सेकंड एक वो चीज और बताई है इन्होंने कि जो सियाल है वो फ्लोट कर रहा है सीमा के ऊपर। ठीक है, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो सियाल है वो फ्लोट कर रहा है सीमा के ऊपर, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर, एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो लिथोस्फीयर है हमारा, ठीक है, वो एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर हमारा क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। एस्ट्रोस्फीयर क्या है, हमारी जो अपर मेंटल पार्ट है, और जो अपना लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पार्ट है वो एस्ट्रोस्फीयर है। ठीक है, और वहां पे उसके ऊपर क्या है, हमारी लिथोस्फीयर का जो पार्ट है वो फ्लोट कर रहा है एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर। लेकिन जो एल्फ्रेड वेगनर है उन्होंने कहा कि जो सियाल है वो फ्लोट कर रही है सीमा के ऊपर, मतलब कि जो सिलिकेट और एल्यूमिनियम है वो फ्लोट कर रहे हैं सिलिकेट और मैग्नीशियम के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि जो ओशियानिक रीजेस होती हैं आइलैंड में, ठीक है, आइलैंड एरिया में, वो कैसे फॉर्म्ड हुई, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है इस थ्योरी में। तो ये भी एक इनका लूप होल है। ओशियानिक रिजेस होती हैं, मतलब कि पानी के बीच में ही जो समुद्र होते हैं उसके बीच में आपको रिजेस देखने को मिलती हैं। वो लेक्चर में आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अगर ये समुद्र है पूरा, ठीक है, तो इसके बीच में किस वजह से, जैसे कि अभी हम जो वोल्केनिक इरप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ओशियानिक रिजेस कैसे बनती है। तो उसके बीच में जैसे यहाँ पे कोई एक रिज बन गई इस तरह से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओशियानिक रिजेस। लेकिन एल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है हमें कि जो रिजेस होती हैं ओशियन में वो कैसे फॉर्म्ड हुई।
उनके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो ये कुछ लूप होल्स हैं जो इनकी थ्योरी के हैं। और आगे की जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अलावा जो हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है उसमें भी इन लूप होल्स को कवर किया गया है। और उन थ्योरीज के बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा इस लेक्चर के बारे में। ये लेक्चर देखने से पहले प्लीज़ आप पिछला वाला लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से इस लेक्चर को समझ सकें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।